प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं नम्रता केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से आप सभी का कक्षा छठी में स्वागत करती हूँ। आज हम सभी मिलकर कक्षा छठी की पुस्तक वसंत भाग 1 से लोकगीत पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। तो पाठ का पठन प्रारंभ करने से पूर्व चलिए पाठ के उद्देश्य जान लेते हैं। पाठ के उद्देश्य इस प्रकार हैं। सामान्य उद्देश्य, मातृभाषा के प्रति रुचि जागृत करना, भाषाई कौशलों का विकास करना, परिवेशीय जागरूकता को बढ़ाना, व्याकरणिक बिंदुओं के योग्यता अनुरूप प्रयोग का विकास करना। पाठ के कुछ विशिष्ट उद्देश्य भी हैं जो इस प्रकार हैं। लोकगीतों का समाज में महत्व व प्रभाव को समझाना, लोकगीत और शास्त्रीय संगीत के मध्य अंतर स्पष्ट करना, लोकगीत गाते हुए प्रयुक्त होने वाले विभिन्न वाद्य यंत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, पाठ में प्रयुक्त स्थानीय शब्दों की तुलना आम जीवन में प्रयोग होने वाले शब्दों से कर पाना। उद्देश्यों से परिचित होने के बाद अब हम पाठ के लेखक के बारे में जानेंगे। लेखक का परिचय कुछ इस प्रकार है। लेखक परिचय: भगवत शरण उपाध्याय का जन्म सन 1910 बिहार के बलिया जिले के उजियारपुर गांव में हुआ। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास विषय में एमए किया। उपाध्याय जी ने पुरातत्व विभाग, प्रयाग संग्रहालय एवं लखनऊ संग्रहालय के अध्यक्ष तथा पिलानी बिड़ला महाविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर कार्य किया। उपाध्याय जी ने हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए यूरोप, अमेरिका और चीन आदि देशों का भ्रमण किया, जहां उन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति पर महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए। उपाध्याय जी ने आलोचना, यात्रा साहित्य, पुरातत्व, संस्मरण एवं प्रचुर साहित्य का सृजन किया और 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने का सफल प्रयास किया। गहन से गहन विषय को भी सरल भाषा में प्रस्तुत कर देना इनकी साहित्यिक विशेषता है। कुछ प्रसिद्ध रचनाएं इनकी इस प्रकार हैं: विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, इतिहास के पन्नों पर, सागर की लहरें, इतिहास साक्षी है, लोकगीत आदि। अगस्त 1982 में उपाध्याय जी का स्वर्गवास हो गया था। तो बच्चों, लेखक परिचय तो हमने प्राप्त कर लिया। अब पाठ के पठन की ओर आगे बढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम पाठ में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ से परिचित हो जाते हैं, ताकि पाठ पढ़ते समय उसका भाव ग्रहण करने में आसानी हो। शब्दार्थ इस प्रकार हैं: लोच, लचीलापन। लोकगीत, गांव के लोगों द्वारा गाया जाने वाला गीत। करताल, तालियां। झांझ, एक वाद्य यंत्र जो कांसे की 2 तश्तरियों से बना होता है। हे, हीन। निर्द्वंद्व, बिना किसी दुविधा के। मर्म को छूना, प्रभावित करना। आह्लाद कर प्रसन्न करने वाली। उपेक्षा, तिरस्कार। संग्रह, इकट्ठा। ओजस्वी, ओज भरा। दलगीत, समूह गीत। सिरजना, सहेजना या बचाकर रखना। उल्लासित, खुश। पुट, अंश। उद्दाम, स्वतंत्र या बंधन मुक्त। हवाला, उदाहरण। तो चलिए अब पाठ को शुद्ध उच्चारण सहित पढ़ते हैं और उसका भाव समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, आओ पाठ का सस्वर वाचन करें। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न हैं। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती।
त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था। अभी हाल तक उनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। तो चलिए पाठ के इस गद्यांश के भाव और व्याख्या को जान लेते हैं। यह पाठ एक निबंध है जिसमें लेखक ने लोकगीत की उत्पत्ति, विकास और महत्व को विस्तार से समझाया है। लोकगीत जनता का संगीत है। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता के कारण शास्त्रीय संगीत से अलग होता है। त्योहारों और विशेष अवसर पर ये गाए जाते हैं। इन्हें साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि वाद्य यंत्रों की मदद से गाया जाता है। पहले इन्हें शास्त्रीय संगीत से कम समझा जाता था, परंतु बदलते समय ने लोकगीतों और लोक साहित्य को उच्च स्थान दिया है। तो बच्चों आइए पाठ के आगे के गद्यांश का वाचन करें। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड खांड, उराव मुंडा, भील संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध ना सका और निर्द्वंद्व लहराता है। उनके लोकगीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी और अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। तो चलो इसकी व्याख्या को समझते हैं। लोकगीत कई प्रकार के होते हैं। आदिवासी, मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड खांड, ओराव मुंडा, भील संथाल आदि क्षेत्रों में फैले हुए हैं और इनके संगीत बहुत ही ओजस्वी और सजीव होते हैं। पहाड़ियों के गीत भिन्न भिन्न रूपों में होते हैं। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत हैं और इन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। विभिन्न होते हुए भी इन गीतों का नाम पहाड़ी पड़ गया है। आइए पाठ के आगे के गद्यांश का वाचन करें। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में हैं। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारामासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत
राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। तो चलो आओ इसके भाव को ग्रहण करें। चैता, कजरी, बारामासा, सावन आदि के लोकगीत मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के अन्य पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बंगाल में बाउल और भतियाली, पंजाब में माहिया, हीर रांझा, सोहनी महिवाल संबंधी गीत और राजस्थान में ढोला मारू लोकगीत बड़े चाव से गाए जाते हैं। चलिए पाठ के अगले गद्यांश को पढ़ें। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान ना देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वह सीधे मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इसका भाव इस प्रकार है। लोकगीत कल्पना पर आधारित नहीं होते हैं, बल्कि देहाती जीवन के रोजमर्रा के विषय पर आधारित होते हैं। इनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन आदि हैं। देहात में कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि राग गाए जाते हैं। चलते हैं पाठ के अगले गद्यांश की ओर। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि यह सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। परदेसी प्रेमी की ओर इनसे करुण और विरह का रस बरसता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं, जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांध कर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। तो आइए इसका भाव जानें। बिहार में विदेशिया बहुत लोकप्रिय है। इनका विषय रसिका प्रेमी और प्रियाओं तथा परदेसी प्रेमी पर आधारित होता है। जंगल की जातियों में भी दलगीत होते हैं, जो बिरहा आदि पर गाए जाते हैं। भोजपुर में विदेशिया का प्रचार हुआ है। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। इन गीतों में करुणा और विरह का रस बरसता है। जंगली जातियों में भी लोकगीत गाए जाते हैं। एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर ये गाए जाते हैं। आओ बढ़ते हैं पाठ के अगले गद्यांश की ओर और करते हैं उसका वाचन। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनीक से माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया। पर
निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रसियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर यह गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। आओ जाने इसका भाव। बुंदेलखंड में आल्हा के गीत गाए जाते हैं। इनकी शुरुआत चंदेल राजाओं के राजकवि जगनीक द्वारा रचित आल्हा उदल की वीरता के महाकाव्य से माना जाता है। धीरे धीरे दूसरे देहाती कवियों ने इन्हें अपनी बोली में उतारा है। इन गीतों को नट रसियों पर खेल करते हुए गाते हैं। आते हैं पाठ के अगले गद्यांश भाग की ओर और करते हैं उसका वाचन। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है तो यह गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं, मिले जुले ही हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़, ज्योनार के, संबंधियों के लिए, प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। चलो इस गद्यांश की व्याख्या समझें। हमारे देश में स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों की संख्या ज़्यादा है। इनकी रचना भी वे ही करती हैं। भारत के लोकगीत अन्य देशों से भिन्न हैं, क्योंकि अन्य देशों में स्त्रियों के गीत मर्द से अलग नहीं होते। हमारे देश में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न गीत गाए जाते हैं, जैसे जन्म, विवाह, मटकोड़, ज्योनार आदि, जो स्त्रियां ही गाती हैं। इन अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों का संबंध प्राचीन काल से है। 12 मासा गीत आदमियों के साथ साथ स्त्रियां भी गाती हैं। आओ बढ़ते हैं अगले अंतिम गद्यांश भाग की ओर और करते हैं इसका वाचन। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहार और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं, जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है, जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के
कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लकड़ियां भी बजाती जाती हैं, जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान साथ साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं। स्त्रियां विशेष तौर पर। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहां इठला इठला कर लहराता है, वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? उद्दाम जीवन के ही वहां के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। चलिए इसकी व्याख्या जाने। स्त्रियों के गीत दल बनाकर गाए जाते हैं। इनके स्वरों में मेल नहीं होता है, फिर भी अच्छे लगते हैं। होली, बरसात में गाए जाने वाली कजरी सुनने वाली होती है। पूर्वी भारत में अधिकतर मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। गुजरात में गरबा नामक नृत्य गायन प्रसिद्ध है। इस दल में औरतें घूम घूम कर एक विशेष विधि से गाती हैं और नाचती हैं। ब्रज में होली के अवसर पर रसिया दल बनाकर गाया जाता है। गांव के गीतों के अनेक प्रकार हैं। प्यारे बच्चों, हमने अभी पाठ की व्याख्या विस्तार से जानी। अब हम पाठ में आए लोकगीतों के प्रमुख बिंदुओं पर पुनः चर्चा करेंगे। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न हैं। लोकगीत के लिए किसी साधना की आवश्यकता नहीं होती है। लोकगीत साधारण ढोलक, करताल, झांझ, बांसुरी की मदद से गाए जाते हैं। लोकगीत में सभी त्योहारों और विशेष अवसरों का गीत है। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में हैं। लोकगीत के बहुत प्रकार हैं, जैसे कहरवा, बिरहा, विदेसिया, आल्हा, साहर, बानी आदि। लोकगीत पूरे देश का संगीत है। लोकगीत के सभी प्रांतों के अपने अपने विद्यापति हैं। प्यारे बच्चों, अब हम पाठ को सारांश के रूप में जानेंगे। लोकगीत पाठ भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित है, जिसमें लोकगीतों के महत्व को बताया गया है। ये गीत मनुष्यों के मनोरंजन का भी मुख्य साधन है। लोकगीत जनता के गीत हैं, जो हर घर, गांव, नगर आदि में गाए जाते हैं। इसे गाने के लिए किसी साधना की आवश्यकता नहीं है। यह सीधे जनता का संगीत है, जो हर अवसर पर गाए जा सकते हैं। ये गीत शास्त्रीय संगीत से अलग हैं। अब लोकगीत और लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। लोकगीत कई प्रकार के हैं। आदिवासियों के गीत बड़े ही प्रभावी, ओजस्वी और सजीव होते हैं। यह प्रांत के अपने गीत हैं, जैसे पहाड़ी, कजरी, चैता, हीर रांझा, विदेसिया। आज लोकगीतों के अपने अपने क्षेत्र के विद्वान हैं, जो निरंतर इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं।
प्यारे बच्चों, अब हम भारत के विभिन्न राज्यों के कुछ प्रसिद्ध लोकगीतों की सूची आप सबके साथ साझा कर रहे हैं, जिससे आपको इन राज्यों के लोकगीतों के बारे में जानकारी पता चलेगी। उत्तर प्रदेश और बिहार के पश्चिमी प्रदेशों में चैता, कजरी, बारामासा खूब गाए जाते हैं। पहाड़ में पहाड़ी गीतों का प्रचलन है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि में गाए जाने वाले गीतों को पहाड़ी गीत कहते हैं। पंजाब में माहिया, हीर रांझा, सोनी महिवाल को लेकर पंजाबी में लोकगीत रचे गए। राजस्थान में ढोला मारू की प्रेम गाथाओं के ऊपर राजस्थानी में लोकगीत बड़े चाव से गाए जाते हैं। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में आदिवासी जातियां गोंड खांड, ओराव मुंडा, भील संथाल इनके गीतों से दिशाएं गूंज उठती हैं। ब्रज में होली के अवसर पर रसिया बड़े हर्ष और उल्लास से गाया जाता है। बुंदेलखंड में आल्हा उदल की वीरता को लोकगीत के माध्यम से ही वर्णित किया गया है। बिहार में भोजपुरी में विदेशिया बहुत प्रचलित है। बंगाल में बाउल और भतियाली लोकगीत प्रसिद्ध हैं। गुजरात में दलीय गायन के रूप में गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। प्यारे बच्चों, अब आपके समक्ष बताए लोकगीतों से संबंधित राज्यों के लोकगीतों के छायाचित्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से आप इन लोकगीतों की वेशभूषा व नृत्य के कुछ पहलुओं के बारे में जानेंगे। पंजाबी लोकगीत, गुजरात का लोकगीत, राजस्थानी लोकगीत। तो चलिए बच्चों, अब लोकगीतों में प्रयुक्त होने वाले कुछ वाद्य यंत्रों के छायाचित्र भी देखें और उनके क्रमशः नामों से परिचित हो जाएं। विभिन्न वाद्य यंत्र: गिटार, तबला, डफली, सारंगी, वीणा, बांसुरी, ड्रम, हारमोनियम आदि। प्यारे बच्चों, हमने आज आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ लोकगीत पढ़ा। आपको यह कितना समझ आया? यह जांचने के लिए मैं कुछ वैकल्पिक प्रश्न पूछूंगी, तो आप तैयार हैं इसके लिए? चलिए, तो पहला प्रश्न है, भोजपुरी में कौन सा गीत लोकप्रिय है? और आपके विकल्प हैं: विकल्प 1 पंजाबी, विकल्प 2 विदेशिया, विकल्प 3 पहाड़ी। जी हाँ, आपका उत्तर सही है। इसका सही उत्तर है विकल्प ख विदेशिया। आपका दूसरा प्रश्न है, गरबा कहाँ का लोकगीत है? विकल्प क महाराष्ट्र का, विकल्प ख राजस्थान का, विकल्प ग गुजरात का। आपने बिल्कुल सही पहचाना। सही उत्तर है विकल्प ग गुजरात। चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। बुंदेलखंडी बोली में कौन सा गीत गाया जाता है? विकल्प क आल्हा, विकल्प ख रसिया, विकल्प क भतियाली। सही बताया। सही उत्तर है विकल्प क आल्हा। और आपका अगला प्रश्न है, इस पाठ की विधा कौन सी है? विकल्प क संस्मरण, विकल्प ख निबंध, विकल्प ग कहानी। जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। उत्तर होगा विकल्प ख निबंध। तो चलो अब कुछ अनुवर्ती प्रश्नों की दोहराई कर लेते हैं। तो आपके अनुवर्ती प्रश्न है, पहला प्रश्न, लोक इस शब्द को जोड़कर आपको शब्द परिवार बनाना है। और हमारे क्या शब्द बनेंगे लोक से? लोक कला, लोक नृत्य, लोक संस्कृति, लोक संगीत, लोक कथा, लोकप्रिय आदि। आप अन्य शब्द भी बना सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं।
आप इसके कुछ उदाहरण दीजिए। हाँ, तो हमारा उत्तर क्या है? पंचवटी, एकतारा, नवरात्र आदि। आपका अगला प्रश्न है सप्तऋषि, दोपहर, चौराहा, नवरात्र शब्दों का समास विग्रह कीजिए। तो हमारा उत्तर क्या होगा? सप्तऋषि का क्या समास विग्रह होगा? 7 ऋषियों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। नवरात्र, 9 रातों का समूह। बच्चों, तो आपको इस पाठ को पढ़कर क्या शिक्षा मिली? तो हमारी शिक्षा इस प्रकार है। हमारी संस्कृति में लोकगीत और संगीत का अटूट संबंध है। मनोरंजन की दुनिया में आज भी लोकगीतों का महत्वपूर्ण स्थान है। गीत संगीत के बिना हमारा मन रसा से नीरस हो जाता है। वैश्वीकरण के कारण लोकगीतों का अस्तित्व समाप्त हो रहा है, इसलिए इन्हें बचाए रखना हमारा कर्तव्य है। बच्चों, अब समय हो गया है गृह कार्य का। दिए गए प्रश्नों को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आपका पहला प्रश्न है, लोकगीत लिखने वाले कौन होते हैं? आपका दूसरा प्रश्न, मध्य प्रदेश की आदिवासी जातियों के नाम लिखिए। आपका तीसरा प्रश्न, लोकगीत किस बोली में गाए जाते हैं? आपका चौथा प्रश्न, अपनी दादी जी या माँ से लोकगीत सुनकर लिखिए। तो चलिए अब व्याकरण ज्ञान भी प्राप्त कर लिया जाए। तो अग्रलिखित पंक्तियों में एक लोक वाद्य का वर्णन है। इसमें आपको उचित कारक चिन्हों का प्रयोग करना है। तुरही भारत के कई प्रांतों में प्रचलित है। यह दिखने, रिक्त स्थान अंग्रेजी के एस या सी अक्षर, रिक्त स्थान तरह होती है। भारत, रिक्त स्थान विभिन्न प्रांतों में पीतल या कांसे, रिक्त स्थान बना। यह वाद्य अलग अलग नामों, रिक्त स्थान जाना जाता है। धातु की नली रिक्त स्थान घुमाकर एस, रिक्त स्थान आकर इस तरह दिया जाता है कि उसका एक सिरा संकरा रहे और दूसरा सिरा घंटी नुमा चौड़ा रहे। फूंक मारने रिक्त स्थान एक छोटी नली अलग, रिक्त स्थान जोड़ी जाती है। राजस्थान, रिक्त स्थान इसे बरगू कहते हैं। उत्तर प्रदेश, रिक्त स्थान यह तुरी। मध्य प्रदेश और गुजरात, रिक्त स्थान रणसिंघा। और हिमाचल प्रदेश, रिक्त स्थान नरसिंघा नाम से जानी जाती है। राजस्थान और गुजरात में इसे काकड़ सिंघी भी कहते हैं। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में अगले विषय के साथ।